कितने परिवारों को नौकरी जाने का डर है। ये देखिए, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, बहुत ज्यादा डर 24% को, 56% को डर है, डर नहीं है 20% को। अब मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर डर के आके जीते, लेकिन ये है कैसे सर? ये दोनों को कंबाइन कर दूं तो 70%, 80% बहुत ज्यादा है। यह सबसे बड़ा आंकड़ा है इसका। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक इनसिक्योरिटी, सबसे बड़ा आर्थिक डर या खौफ यही है कि भारत के 70% लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी किसी भी समय जा सकती है। इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इसकी वजह एक तो यह कि भारत में बड़ी नौकरियां असंगठित क्षेत्र में हैं, 70 से 80% जॉब्स असंगठित क्षेत्र में है। पिछले 3 साल 4 साल में भारत में स्थायी नौकरियां कम हुई हैं, स्थायी नौकरियां ज्यादा बढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग ज्यादा बढ़े हैं। और कोविड के दौरान जिस तरह से छटनी हुई है, उसका असर, वो जो उसकी छाया है, वो लोगों की मानसिकता पर अभी भी दिखाई देती। तो सबसे बड़ी जो आर्थिक चुनौती या संकट लोगों के जहन में दिखा इस सर्वे में, वो था कि उनकी नौकरी ना चली जाए, उनकी नौकरी बची रहे। अब मैं सीधे चलूंगा सोलंकी साहब के पास। सोलंकी जी, नौकरी जाने का डर, इनकम टैक्स का फैक्टर, ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या ये डेटा चर्निंग का वक्त नहीं है जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए, कि कैसे इसको करेक्ट किया जाए? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है और इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि इनकम टैक्स कितने लोग भरना चाहते हैं। इनकम टैक्स से ऑलरेडी जो सैलरीड क्लास है वो ये चाहता है कि इनकम टैक्स कम हो, क्योंकि जब वो अपनी आय का हिस्सा देखता है और ये देखता है कि मेरी आय में सबसे ज़्यादा क्या जा रहा है, तो वो इनकम टैक्स जा रहा है। एब्सोल्यूट। और दूसरा जो है जॉब लॉस का, जॉब लॉस फैक्टर, पिछले कुछ सालों में फिनटेक कंपनीज आई हैं इंडिया के अंदर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो है छटनी हुई है। जो कंपनीज आई थी, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनीज आई थी, जो स्टार्टअप्स आए थे, स्टार्टअप्स ने जिस तरह से छटनी की है, तो उसके बाद से जो जॉब लॉस का डर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो और ये जब डर बढ़ेगा और इसके साथ साथ आप और डाटा को जब आप जोड़ते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबिलिटी के बाहर हो रहा है, जो सेविंग्स हो रही है वो टूट रही है, हेल्थ के लिए जो है सेविंग्स तोड़नी पड़ रही है, तो जब ये सब डाटा आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डर का माहौल सा बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ा है कि पॉलिसी मेकर्स को ये देखना चाहिए कि कैसे जो है ये डर का जो माहौल है इसको कम किया जाए। अच्छा, एक चीज है, आलोक पुराणिक जी मेरे साथ हैं। आलोक जी, सरकार की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स प्रॉमिस की जा रही हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ये वेलफेयर स्कीम प्रॉमिसेस कर रही हैं, लेकिन एक सेक्टर जो अभी का सेगमेंट हमने दिखाया वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है मिडिल क्लास को लेकर। क्या मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस, मिडिल क्लास के फियर्स और मिडिल क्लास की जो जरूरतें हैं वो सरकार के लिए प्रायोरिटी में है या नहीं है? आपके अनुसार आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना दे रहे हैं, डेफिनेटली मिडिल क्लास तो वो नहीं ही है। मेरा मलेशिया जिसकी आपने जिक्र, हाँ, इस 80 करोड़ मुफ्त का ना आ जाए, मेरे हिसाब से इस मुल्क में 35 से 40 करोड़ का मिडिल क्लास है। सच्चाई ये है कि अगर आपका ये आंकड़ा देखें तो ये भयावह नहीं, महाभयावह है कि 80% लोग डर और ज़्यादा डर में हैं कि नौकरी चली जाएगी। ये एक जनरेशनल और माइंड का शिफ्ट है। हमसे पहले की जनरेशन का हाल ये था कि एक नौकरी और रिटायरमेंट और ज़िंदगी कट जाती है। अब नई जनरेशन को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस डर के साथ जीना है, और वहाँ रोल आता है अंशुमान जी के चैनल का कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। भैया, म्यूचुअल फंड लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, नौकरी का जुगाड़ आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते। दूसरी बात ये कि आप ये भी नहीं कर सकते कि नौकरी परमानेंट बना दें। रीज़न बीइंग, इकॉनमी ग्रो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, नई नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, तो हायर और फायर वहाँ चलेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। तो इसके साथ जीना, डर के साथ जीना एक मजबूरी है। ये बात नई पीढ़ी समझेगी तो बेहतर रहेगा। छोटा सा, ठीक है आलोक जी। निशान जी, देखिए, इसमें 2 चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तो डर है ही, नए रोजगारों का सृजन नहीं है, और जो ऑलरेडी हैं रोजगार में उनमें से 80% लोग डरे हुए हैं कि मेरा रोजगार चला ना जाए। तो अब सवाल उनसे है जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। दूसरा आंकड़ा आया कि 60% लोग अभी भी ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं, लगभग। ये सर्वे है, एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं, लेकिन नोटबंदी के टाइम 14 लाख करोड़ लिक्विड मनी कैश की फॉर्म में सर्कुलेशन में थी। आज वो 32 से 35 लाख करोड़ के बीच में चली गई है। तो नोटबंदी पूरी तरह से फेल हुआ। कैश लिक्विडिटी मार्केट में उसके बाद भी नहीं है। अब बात आती है इनकम टैक्स की।
26,000 25,900 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि एक फैमिली का जो है वो मंथली इनकम है 25 से 26,000, तो लगभग 3 लाख के करीब हुआ। तो वैसे ही टैक्स एग्जम्प्टेड है। एक फैमिली है, वो फैमिली में भी 1.8 कमाने वाले हैं, तो 1.5 लाख के करीब अगर एक व्यक्ति कमा रहा है 2 में से, तो वो कहां से टैक्स देगा? वो तो वैसे ही टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान में लोग टैक्स नहीं देना चाहते, गलत है। टैक्स देने के कमाई नहीं है, और वो मोदी सरकार ने पूरी तरह से तमाम टैक्सेस लगाकर और कम कर दी है। इसके बाद एक आंकड़ा आया अनएम्प्लॉयमेंट का। एमएसएमई और स्टार्टअप्स जिनकी बार बार दुहाई दी जाती है और मोदी साहब उसके नाम पर वोट मांगते हैं, एमएसएमई कोरोना के बाद लगभग 3 लाख एमएसएमई बंद हुई हैं, और स्टार्टअप्स लगभग 60,000 स्टार्टअप्स ने बहुत बड़े पैमाने पर छटनी की है, और उसका असर मीडिया हाउसेज में भी देखने को मिला सर, है। मैं प्रेम जी से आपने जो भी अभी तक पॉइंटर्स रखे हैं उन सब पे जवाब लूंगा, और प्रेम जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ा वो अनजस्टिफाइड होगा अगर मैं आपसे जवाब ना लूं। लेकिन हमारे सर्वे का अब एक बहुत बड़ा सेगमेंट है